चलिए हम लोग आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में लेक्चर नंबर 9। बच्चे लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी अपने को कैसे रेगुलेट करती है इन क्रिटिकल कंडीशन। तो जरा देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर ए सिस्टम। आर ए सिस्टम बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। देखिए, हो सकता है इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड वॉल्यूम घटे, किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो फाइनली क्या होगा, जीएफआर घटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ जाए तो जीएफआर घट जाए। तो मेन फैक्टर क्या है, चाहे ब्लड लॉस हो चाहे इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ल्यूमेन डायमीटर इंक्रीज हो, दोनों के कंडीशन में क्या हो रहा है, जीएफआर घट रहा है। अगर जीएफआर घटा तो किडनी अपने को देखिए कैसे रेगुलेट करती है। ध्यान दें, व्हेन अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीजेज इन बॉडी, किडनी मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। किडनी अपने बॉडी के अंदर के वॉल्यूम को क्या करती है, मेंटेन करती है। अगर ब्लड वॉल्यूम घटता है तो जीएफआर घटता है। अगर इफरेंट आर्टरियोल्स के ल्यूमेन डायमीटर बढ़ता है तो भी जीएफआर घटता है। दोनों के केस में किडनी अपने बॉडी के अंदर के ब्लड वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है, जरा हम लोग इसकी बात करें। देखिए, मान लो ये नेफ्रॉन है, मान लो क्या नेफ्रॉन है ये, इसमें ये रहा इफरेंट आर्टरियोल्स, ये रहा अफरेंट आर्टरियोल्स, ये रहा ग्लोमेरुलस। हो सकता है कि बॉडी का ब्लड मेंटेन है, बॉडी में ब्लड का अमाउंट मेंटेन है, और जितना ब्लड आता है किडनी को उतना ही आ रहा है। लेकिन इफरेंट आर्टरियोल्स के ल्यूमेन डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो जितना ब्लड आया उससे ज्यादा निकला, कहां से, ग्लोमेरुलस से। तो यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कितना होना चाहिए, 24 घंटे में 180 लीटर, एक घट जाएगा। अगर एक घटा तो अमाउंट ऑफ यूरिन डिक्रीज कर जाएगी। अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो किडनी देखिए कैसे अपने को मेंटेन करती है। अगर जीएफआर डिक्रीज किया, जीएफआर डिक्रीज किया किसकी वजह से, इफरेंट आर्टरियोल्स के डायमीटर बढ़ने की वजह से। कि ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल्स, ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल्स क्या हो गया, इंक्रीज। अगर ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल इंक्रीज करेगा तो ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड स्टोर होना था उतना ब्लड स्टोर नहीं होगा, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड बाहर निकलने का ग्लोमेरुलस से, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड स्टोरेज कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बच्चे, जैसे जीएफआर घटती है वैसे क्या होता है, जो जेजी सेल होता है, मैंने आपको बता रखा जेजी सेल अफरेंट आर्टरियोल्स पर, जेजी सेल क्या हो जाएगी, जेजी सेल स्टिमुलेट। अब अच्छा, जब जेजी सेल स्टिमुलेट होगी तो सिक्रीट द रेनिन हार्मोन्स, रेनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। और लीवर जो अपना होता है, लीवर सिंथेसाइज करके दिया होता है, लीवर सिंथेसाइज करके रिलीज करता है एक इनएक्टिव प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस, एक इनएक्टिव प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस रिलीज करता है, और जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस होता है, और ये जो प्रोटीन है ये टोटल 480 अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ
प्रोटीनियस सब्सटेंस है जिसको लीवर सिंथेसाइज करके ब्लड में रिलीज करता है। दे प्रेजेंट इन द ब्लड एज इनएक्टिव स्टेट। अब एरेनिन हार्मोन्स आता है, जरा ध्यान दें, यहां से इसके ऊपर क्या है, ये जेजी सेल है, जेजी सेल है। जेजी सेल क्या रिलीज किया, जेजी सेल रिलीज किया रेनिन। और इधर ग्लोमेरुलस में ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजन है। अब रेनिन आएगा और इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देखिए रेनिन रिलीज हुआ और जेजी सेल से, अब कहां आएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा, वहां उसकी मुलाकात किससे होगी, एंजियोटेंसिनोजन से, और इसको सिंथेसाइज करके रिलीज किया हुआ है कौन, लीवर। अब दोनों की मुलाकात होती है ग्लोमेरुलस में। एंजियोटेंसिनोजन में 480 अमाइनो एसिड है। ये हो कहां रहा है, ग्लोमेरुलस के इनसाइड। अब इस पर ऐड करता है रेनिन। रेनिन ऐड करता है बच्चे, यहां से लार्ज अमाउंट में अमाइनो एसिड क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसमें टोटल 10 अमाइनो एसिड बचती हैं, 10। और इस सब्सटेंस को नाम देते क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां बना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना ग्लोमेरुलस के अंदर। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट दे फॉर्म, और ये बना कहां, ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस से कहां से निकल कर जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू निकल कर जाएगा हार्ट में। हार्ट इसको पंप करेगा लंग के पास, और फाइनली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचता है, लंग्स में। दे फॉर्म एंड इंटर इन पल्मोनरी आर्टरी बाया हार्ट। तो हार्ट इसको पंप करके लंग के पास भेजेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये लंग की ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा। ये बच्चे लंग की ब्लड वेसल्स में क्या है, एल्बुली है, ये एल्बुली है। एल्बुली से एक एंजाइम रिलीज होता है, और एंजाइम जो रिलीज होता है ये ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस से अटैच रहता है। कभी भी इस लंग से रिलीज एंजाइम्स ब्लड के थ्रू मूव नहीं करता। कहां अटैच रहता है, ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस पर। हम लोग जानते हैं ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस की जो इपिथेलियल टिश्यू होती है सो क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम से एंजाइम्स क्या होती है, अटैच रहती है, जो लंग्स के थ्रू रिलीज होता है। उस एंजाइम्स का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ACE, ACE। अब देखिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये आता है, और इसकी मुलाकात किससे होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और यहां 2 अमाइनो एसिड क्या होगी, रिलीज होगी। और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोटेंसिन सेकेंड। देखिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट आया, और उस पर ऐड कौन किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। और यहां से 2 अमाइनो एसिड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तब बचा हुआ जो सब्सटेंस है उसमें टोटल 8 अमाइनो एसिड होंगी।
ये कहाँ बना, लंग के पास। अब फिर लंग के पास से ये कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट इसको पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट करेगा, किसको, एंजियोटेंसिन सेकेंड को। और एंजियोटेंसिन सेकेंड ये क्या है, एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला सब्सटेंस। तो जरा देखिए, दे कम्स इन हार्ट, हार्ट में आता है, एंड हार्ट पंप टू किडनी, मतलब किडनी को ही नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट पंप करता है। एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन, क्योंकि कैसा काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। ये ऐड करेगा कहां पर, इफरेंट आर्टरियोस पर, जिसके ल्यूमेन डायमीटर बढ़ा हुआ था। तो इफरेंट आर्टरियोस को क्या करा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा करके, कम करके नॉर्मल कर देगा। एक्ट ऑन इफरेंट आर्टरियोस एज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब इसकी वजह से लूमेन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल्स क्या हो जाएगी, बिकम्स नॉर्मल। अब जितना ब्लड निकलना चाहिए ग्लोमुलस से उतना ही ब्लड निकलेगा। तो ग्लोमुलस के अंदर क्या होगा, ग्लोमुलस के अंदर ब्लड स्टोर होगा, तो ग्लोमुलस के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसकी वजह से इंक्रीज जीएफआर, जीएफआर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ग्लोमुलस के अंदर से। इंक्रीज जीएफआर इन ग्लोमुलस एंड जीएफआर बिकम्स नॉर्मल, जीएफआर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरए सिस्टम। दे आर द आरए सिस्टम। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये तो बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा। तो जरा देखिए, ये बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, और जहां जहां की ब्लड वेसल्स डायलेट होगी वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके नॉर्मल कर देगा। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड कहां आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड्स में। और एड्रिनल ग्लैंड्स पे इसका एक्शन कहां होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पर ऐड करेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगी, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक किसका हार्मोन से, मिनरेलोकार्टिकॉइड का। अब मिनरेलोकार्टिकॉइड कहां से निकलता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से, इंडोक्राइन सिस्टम में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरॉन आएगा ब्लड के थ्रू, कहां ऐड करेगा, एल्डोस्टेरॉन फिर आएगा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू कहां जाएगा, हार्ट में। हार्ट इसको पंप करके फिर दोबारा किडनी के पास फिर भेजेगा, या बॉडी के हर एक पार्ट में भेजेगा। तो एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये फिर नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पर ऐड करता है, कौन, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जब डिस्टल पार्ट पर ऐड करेगा, डिस्टल पार्ट पर ऐड करेगा, ख्याल करिए इसी चैप्टर मैंने पीछे आपको बता रखा है, और इंडोक्राइन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एल्डोस्टेरॉन जब ऐड करेगा डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर, तो देखिए क्या करता है। मान लो इस फिल्ट्रेट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और जो वाटर है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आयन का अमाउंट ज्यादा है, सोडियम आयन का अमाउंट ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन को क्या करेगा, ये सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराएगा। ब्लड में सोडियम आयन को क्या कराएगा, रीअब्जॉर्ब कराएगा। देखिए ब्लड वेसल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस, वाटर, ये लोग बैलेंस रहते हैं, और इसकी वजह से इसका खुद का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ब्लड का अपना खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है।
तो ब्लड वेसल्स के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड वेसल्स के बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, बराबर रहता है, जिसकी वजह से ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सब्सटेंस आपस में एक्सचेंज नहीं होती। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसकी वजह से, एल्डोस्टेरॉन की वजह से, तो एल्डोस्टेरॉन आता है, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट वर्क करता है और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सोडियम आयन आने लगा कहां पर, ब्लड में। ब्लड में सोडियम आयन का अमाउंट बढ़ेगा। मैंने आपको बताया है कि सल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और सोडियम आयन एक्ट एज सल्यूट। सोडियम आयन ये क्या है, सल्यूट की तरह काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब सोडियम आयन आएगा, सोडियम आयन का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि सोडियम आयन इंक्रीज कर रहा है, तो सोडियम आयन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है सल्यूट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर सल्यूट इंक्रीज हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली घट जाएगा। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर है, ये जो वाटर है, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा कहां से, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो ब्लड में जब वाटर मिक्स होने लगेगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड बढ़ा तो अब ज्यादा अमाउंट में ब्लड कहां पहुंचा, हार्ट के पास। हार्ट फोर्सफुली और ज्यादा ब्लड को पंप किया कहां पर, किडनी के पास। और फिर किडनी ब्लड वॉल्यूम को फिर क्या करेगी, मेंटेन कर देगी। तो सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को कौन इंक्रीज किया है, एल्डोस्टेरॉन। इस तरह से किडनी अपने को क्या करती है, मेंटेन। और यहां देखिए, अगर एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी होती है किडनी पर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रास, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो अगर आरएस सिस्टम में एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी हुआ तो इसी आरएस सिस्टम को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, रास बोलने लगते हैं। ये तो रहा एक मेथड। देखिए, पहला मेथड, अगर जीएफआर घटता है, जीएफआर घटता है, क्यों घटा, इफरेंट आर्टरियोल्स के लुमेन का डायमीटर इंक्रीज करने से घटा है। तो किडनी इसको मैनेज की। अब देखिए किडनी फिर कैसे मैनेज करती है अपने ब्लड वॉल्यूम को, किडनी फिर कैसे मैनेज करती है ब्लड वॉल्यूम को। कंडीशन नंबर 2, देखिए सपोज करो इंजरी हो गई, चोट लग गई, चोट लगी और ब्लड ज्यादा लॉस होने लगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा तो हार्ट के पास सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट सफिशिएंट ब्लड जितना किडनी को चाहिए उतना नहीं भेज पाएगा। अगर ब्लड कम आने लगा किडनी में, किडनी ब्लड कम आने लगा और यहां पर जो अफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर बढ़ गया, ये ब्लड इस अफरेंट आर्टरियोल्स के इनर सरफेस पर, ध्यान दें, अफरेंट आर्टरियोल्स के इनर सरफेस पर ये बच्चे प्रेजेंट होता है स्ट्रेस रिसेप्टर। स्ट्रेस रिसेप्टर
अगर ये ब्लड स्ट्रेस रिसेप्टर को टच नहीं किया, अगर ये ब्लड स्ट्रेस रिसेप्टर को टच नहीं किया तो स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगी। और जब स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होगी तो स्ट्रेस रिसेप्टर सेंड द सिग्नल टू हाइपोथैलेमस और सेंड सिग्नल टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर का पार्ट पूरा क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो सेंड सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, इसमें जो वैसोप्रेसिन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकलने लगेगा, वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन करने लगेगा। और इधर हाइपोथैलेमस ये वैसोप्रेसिन को सिंथेसाइज करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी देने लगेगा। और वैसोप्रेसिन आना शुरू किया कहां पर, ब्लड में। और वैसोप्रेसिन कहां ऐड करेगा, वैसोप्रेसिन ऐड करेगा नेफ्रॉन के डिस्टर्ब पार्ट पर। तो जरा देखिए, यहां देखिए, when इंजरी, चोट लगती है, अकर्स, देन ब्लड लॉस, ब्लड क्या होगा, लॉस होगा। अगर चोट लगे तो ब्लड लॉस होगा। ऐसे केस में सप्लाई ऑफ ब्लड इन द अफरेंट आर्टरियोस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड ऑन इनर सरफेस ऑफ अफरेंट आर्टरियोस स्ट्रेस रिसेप्टर क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और स्ट्रेस रिसेप्टर क्या करेगा, सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालना शुरू करेगी, रिलीज द वैसोप्रेसिन। और हाइपोथैलेमस न्यू वैसोप्रेसिन को क्या करेगा, सिंथेसाइज करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी देगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन को रिलीज करती रहेगी। अब वैसोप्रेसिन आएगा, एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्या करेगा, इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कहां से, स्टिब्यूल से ब्लड में। मान लो यहां वाटर है, ये क्या है, डीसीटी है। अब इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा, इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा कौन, वैसोप्रेसिन। वाटर आने लगेगा, वैसोप्रेसिन। और जैसे वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तब जरा देखिए, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो किडनी को सफिशिएंट ब्लड मिलने लगेगा। और जैसे किडनी को सफिशिएंट ब्लड मिलना शुरू हुआ, अफरेंट आर्टरियोस में सफिशिएंट ब्लड आएगा। और जैसे सफिशिएंट ब्लड आया तो ये ब्लड किसको टच करेगा, इस रिसेप्टर को, स्ट्रेस रिसेप्टर को। और स्ट्रेस रिसेप्टर काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन कर रही थी, वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन स्टॉप कर देगी। इस तरह से किडनी अपने को मैनेज कर रही है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। आगे ठीक, इसके बाद हम लोग देखें, इफ more water loss या more water present in urine called diuresis। अगर यूरिन में वाटर ज्यादा है तो यूरिन के थ्रू वाटर ज्यादा लॉस होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे डाईयूरेसिस। और जब वैसोप्रेसिन निकलेगा तो वैसोप्रेसिन क्या करेगा? इंक्रीजेस द वाटर reabsorption, water reabsorption to prevent diuresis। क्या प्रिवेंट कर देगा? डायूरेसिस। हेंस vasopressin called antidiuretic hormones, शॉर्ट क्या बोलते हैं? ADH। सपोज करिए अगर वैसोप्रेसिन ज्यादा निकल आया तो यूरिन बहुत कंसंट्रेट हो जाएगी। अगर वैसोप्रेसिन कम हो गया, हाइपो सिक्रीशन ऑफ ADH, वैसोप्रेसिन। तो ऐसे केस में यूरिन के थ्रू ज्यादा वाटर लॉस होगा। मोर वाटर लॉस विथ यूरिन। यूरिन के थ्रू वाटर ज्यादा लॉस होगा। अगर यूरिन के थ्रू वाटर ज्यादा लॉस हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिजीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। तो बच्चे यहां पर हम लोग इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ किडनी को क्या कर लिए? कंप्लीट। रेगुलेशन ऑफ किडनी हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट। और इसके आगे वाले लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में, बोलो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे कि डिसऑर्डर किडनी का, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरिन के संग संग हीमोडायलिसिस और कुछ डिजीज डिसऑर्डर। ओके, थैंक यू।